नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल फिजिक्स गाइडलाइन में स्वागत है, अभिनंदन है। विद्यार्थियों, आज हम इस फिजिक्स गाइडलाइन के इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं भौतिकी के अध्याय 9 के सेकेंड भाग अर्थात 9B से समतल पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन। विद्यार्थियों, इस वीडियो को मैं शुरू करूँ उसके पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो में दिखाए गए प्रकाश के अपवर्तन के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। आज हम इस वीडियो में प्रकाश के अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक की परिभाषा, ये सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अतः आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा। तो आइए विद्यार्थियों, देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा को निकालने से पहले विद्यार्थियों, आप इस चित्र पर ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर जो है एक प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही है। तो ये देखा गया है कि जब प्रकाश किरण जो है वायु से दूसरे माध्यम से कांच में प्रवेश करती है तो ये जो प्रकाश किरण है सीधी जाने के बजाय वह अपने मार्ग से कुछ मुड़ जा रही है, कुछ विचलित हो जा रही है। तो इस प्रकार की जो घटना है विद्यार्थियों, इसे हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अर्थात यदि हम इसको परिभाषित करें कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होगा तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से चलकर दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो यह दूसरे समांगी माध्यम में अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। तो इस प्रकार की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है। और इसमें पहले माध्यम में चलने वाली प्रकाश किरण को हम आपतित किरण कहते हैं और दूसरे माध्यम में अपने मार्ग से विचलित होने वाली जो किरण होती है उसे हम अपवर्तित किरण कहते हैं। इसी प्रकार दूसरे माध्यम से बाहर निकलने वाली जो किरण होती है उसे हम निर्गत किरण कहते हैं। आप इस चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रकाश किरण एक प्रकाश किरण एक दिशा में वायु से चलकर कांच में प्रवेश करती है। तो यह प्रकाश किरण दूसरे माध्यम कांच में बी सी दिशा में अपवर्तित होकर के आर एस दिशा में निर्गत हो जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें ए बी आपतित किरण है, बी सी अपवर्तित किरण है और सी डी निर्गत किरण है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पी क्यू एक पृथक्कारी पृष्ठ है जो दो माध्यम वायु और कांच को अलग करते हैं। यहाँ वायु को हम विरल माध्यम कहते हैं विद्यार्थी, ध्यान देंगे, और कांच को सघन माध्यम कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई विरल माध्यम सघन माध्यम किसे कहते हैं। तो इसी प्रकार से समझ सकते हैं विद्यार्थियों, इसके अगर हम परिभाषा ले तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ऐसा माध्यम जिसका या ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका प्रकाशीय घनत्व कम होता है उसे हम विरल माध्यम कहते हैं, जैसे कि वायु। इसी प्रकार से सघन माध्यम क्या है, तो सघन माध्यम ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका प्रकाशीय घनत्व अधिक होता है उसे हम सघन माध्यम कहते हैं, जैसे कि कांच है, पानी है, इसे हम सघन माध्यम कहते हैं। तो यहाँ पर पी क्यू एक पृथक्कारी पृष्ठ है जो वायु और कांच को अलग करता है। एम एन एक अभिलंब है, ठीक है। और इस स्थिति में ये आपतित किरण इस अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे हम आपतन कोण कहते हैं और आपतन कोण को स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इसी प्रकार से यह अपवर्तित किरण यह अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे हम अपवर्तन कोण कहते हैं, जिसे हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार आप देख रहे हैं कि निर्गत किरण इस अभिलंब एम डैश एन डैश से जो कोण बनाती है उसे हम निर्गत कोण कहते हैं, जिसे हम स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट। तो इस चित्र में हम कह सकते हैं कि यदि हम ये कर रहे तो इस चित्र में आप देख रहे हैं कि इस चित्र में ए बी आपतित किरण होगा। इस चित्र में स्पष्ट है कि ए बी क्या है, आपतित किरण है, ठीक है। इसी प्रकार से
आप यहाँ पर देख रहे हैं कि BC जो है ये BC अपवर्तित किरण है, और ये देख रहे हैं आप CD यहाँ पर निर्गत किरण है। ठीक है, इसी तरह से हम जब कोण की बात करते हैं विद्यार्थियों, तो इसी तरह में आप देख रहे हैं कि कोण आप देखेंगे, कोण ABM, इसको लिख सकते हैं कोण ABM, ये है आपतन कोण, जिसको हम आई से व्यक्त कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं आपतन कोण। ये छोटी छोटी जो बेसिक चीजें हैं विद्यार्थी, इसको आपको जानना जरूरी है। जब आप इस किरण प्रकाशिकी को पढ़ते हैं तो ये सभी चीजों की जानकारी आपको होना आवश्यक है। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि कोण NB, यहाँ पर देखिए NBC, ये अपवर्तन कोण है जिसे हम स्मॉल r से व्यक्त करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोण NBC बराबर स्मॉल r, जिसको हम लिखते हैं अपवर्तन कोण या अपवर्तन कोण के नाम से जानते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आप देख रहे हैं यहाँ पर लिख सकते हैं कोण N-CD इक्वल टू स्मॉल e, इसको हम कहते हैं निर्गत कोण, एंगल ऑफ इमर्जेंट। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये तो हो जाता है प्रकाश का अपवर्तन। अब इस प्रकाश के अपवर्तन के आधार पर हम प्रकाश के अपवर्तन को समझेंगे। तो आइए हम सुनते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम को। तो आइए विद्यार्थियों, अब हम समझते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने अपवर्तन क्या है इसकी परिभाषा समझ लिए थे। अभी हम यहाँ पर जानेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना के लिए किन नियमों का होना आवश्यक है या किन दो शर्तों को होना आवश्यक है। तो सामान्यतः प्रकाश के अपवर्तन के लिए दो नियम माने गए हैं। पहला नियम आप इसी चित्र के माध्यम से समझेंगे। पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, पुनः एक बार समझा रहा हूं, ध्यान देंगे। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये पहला नियम है। दूसरा नियम ये कहता है कि यदि प्रकाश किरण एक वर्णी हो, एक रंग वाली हो, तो आपतन कोण की ज्या अर्थात साइन आई एवं अपवर्तन कोण की ज्या अर्थात साइन आर में एक निश्चित अनुपात होता है, जिसे हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, और इस अपवर्तनांक को हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इस अपवर्तनांक को हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। किसी किसी बुक में इसे स्मॉल n भी प्रदर्शित किया गया है, तो आप इसे स्मॉल n से प्रदर्शित कर सकते हैं या उसे आप म्यू से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस अपवर्तनांक की जो परिभाषा के आधार पर हम इस अपवर्तनांक के सूत्र लिखें, जिसको हम इस प्रकार से सकते हैं कि 1μ2 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। यहाँ 1μ2 कहने का मतलब ये है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। और इस नियम को, दूसरे नियम को एक डच वैज्ञानिक स्नेल ने इसे ज्ञात किया था, इसलिए इस नियम को स्नेल का नियम या इस समीकरण को स्नेल का समीकरण के भी नाम से जानते हैं। जैसे यदि प्रकाश किरण इस वायु से कांच में प्रवेश करती है, तो वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक को हम लिख सकते हैं कि a म्यू जी बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, ये जो है अपवर्तनांक के नियम या परिभाषा के आधार पर ये इसके सूत्र हैं। ठीक है, तो ये तो हो जाते हैं अपवर्तनांक।
और आप यहाँ पर देखिए और ध्यान रखें विद्यार्थियों, ये जो अपर्तनांक है, चूंकि दो समान राशियों का अनुपात है, इसलिए अपर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है। और ये जो अपर्तनांक हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है निरपेक्ष अपर्तनांक, पहला होता है निरपेक्ष अपर्तनांक, और दूसरा होता है सापेक्ष अपर्तनांक। पहला आप देख रहे हैं, पहला क्या होता है निरपेक्ष अपर्तनांक और दूसरा होता है सापेक्ष अपर्तनांक। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे निरपेक्ष अपर्तनांक क्या होता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर निरपेक्ष अपर्तनांक की यदि हम बात करते हैं तो निरपेक्ष अपर्तनांक की परिभाषा बहुत ही सरल है। आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो आप आसानी से निरपेक्ष अपर्तनांक को आप डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर निरपेक्ष अपर्तनांक क्या है, इसको आप इस चित्र पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, यदि कोई प्रकाश किरण वायु या निर्वात से चलकर किसी अन्य माध्यम में अपवर्तित होती है तो दूसरे माध्यम के अपर्तनांक को पहले माध्यम के सापेक्ष निरपेक्ष अपर्तनांक कहते हैं। फिर से ध्यान देंगे विद्यार्थियों, जब कोई प्रकाश किरण वायु या निर्वात से चलकर किसी अन्य माध्यम में अपवर्तित होती है तो दूसरे माध्यम के अपर्तनांक को पहले माध्यम के सापेक्ष निरपेक्ष अपर्तनांक कहते हैं। जैसे कि यदि कोई प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो वायु के सापेक्ष कांच का जो निरपेक्ष अपर्तनांक होगा उसे हम सूत्र लिख सकते हैं ए म्यू जी बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। ये निरपेक्ष अपर्तनांक का एक सूत्र है। और अलग अलग माध्यमों के लिए निरपेक्ष अपर्तनांक का जो मान होता है विद्यार्थियों अलग अलग होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जैसे कांच का निरपेक्ष अपर्तनांक 1.5 होता है, पानी का 1.33 होता है और वायु का लगभग 1 होता है। तो यह जाता है निरपेक्ष अपर्तनांक। तो अब सापेक्ष अपर्तनांक क्या होता है इसको थोड़ा देखेंगे। तो हमारा दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों, वो है सापेक्ष अपर्तनांक। आप इस वीडियो को पूरी धैर्य से आप देखेंगे, सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पर सापेक्ष अपर्तनांक क्या होता है। अब यहाँ पर सापेक्ष अपर्तनांक के लिए आप इस चित्र में देख रहे हैं तो प्रकाश किरण पहले वायु से कांच में जा रही है, लेकिन सेकंड स्थिति में आप देख रहे हैं कि यही प्रकाश किरण कांच से पुनः वायु में जा रही है। तो अब यहाँ पर परिभाषा में सापेक्ष अपर्तनांक किस बात दे सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपर्तनांक को सापेक्ष अपर्तनांक कहते हैं। ठीक है। इसमें यह आवश्यक है कि प्रकाश किरण को सघन से विरल में जाना चाहिए, है ना, विरल से सघन नहीं। इसमें यह आवश्यक है सापेक्ष के लिए कि प्रकाश को सघन से सघन में जाना चाहिए या सघन से विरल में जाना चाहिए। तो जैसे कोई प्रकाश किरण यदि कांच से वायु में प्रवेश करती है तो कांच के सापेक्ष वायु के सापेक्ष अपर्तनांक क्या लिख सकते हैं, इसका हम लिख सकते हैं जी म्यू ए बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये जो सापेक्ष अपर्तनांक है निरपेक्ष अपर्तनांक है इसको आप अच्छे से देख लीजिएंगे, क्योंकि निरपेक्ष अपर्तनांक जनरली सामान्यतः अधिकांशतः पूछे जाते हैं। और एक चीज़ मैं इसको ये भी बता दूं, निरपेक्ष अपर्तनांक की एक और परिभाषा बनाई जाती है जिसको हम वेग के आधार पर डिफाइन करते हैं कि वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल और अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपर्तनांक कहते हैं। तो विद्यार्थी ये तो जाता है प्रकाश के अपवर्तन संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। विद्यार्थियों आप इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा और यदि आपको इसमें कुछ सुझाव है, कुछ हमको सुझाव देना चाहते हैं इस वीडियो के संबंध में, तो आप अपना सुझाव अमूल्य सुझाव अवश्य दीजिएगा और हम पुनः एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने पुनः आएंगे। और आप
कक्षा 12वीं या 11वीं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आधारित आप टॉपिक पर से संबंधित वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल फिजिक्स गाइडलाइन या हमारा वेबसाइट physicsguideline.com पर आप विजिट कर सकते हैं। आपको कक्षा 11वीं और 12वीं से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर टॉपिक पेपर नोट्स के साथ आपको वहाँ पर उपलब्ध होगा। तो विद्यार्थियों, हम एक नए वीडियो के साथ पुनः एक बार मिलेंगे। तब तक सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद।